सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। ये वीडियो होगा सीएस एग्जीक्यूटिव का पहला वीडियो फॉर जून 2025। अब इस पहले वीडियो में हम लोग सबसे पहले करेंगे कंपनी लॉ। हम लोग कंपनी लॉ, JIGL, SBIL ये तीन सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। बहुत सारे वीडियोस मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दूंगा एंड जिनको भी पसंद आए वीडियोस एंड दे वांट टू परस्यू द लेक्चर्स देन यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माय नंबर गिवन इन दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को दबा दे सो दैट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। एंड फॉर दिस अमेजिंग कंटेंट्स आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को चेक करें। टेलीग्राम चैनल में भी हम लोग लेक्चर नोट शेयर करते हैं एंड ऑल्सो जितने भी नोटिफिकेशंस जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे भी जाएगा, सो आप लोग अपडेटेड रहेंगे। स्टार्ट करें हम लोग। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत हो इस लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके डाउट्स एंड क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग विद चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। कंपनी लॉ वैसे तो भाई मेरे बहुत बहुत ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, अब कंपनी लॉ में अगर तुम बहुत नए स्टूडेंट हो या फिर कोई भी ऐसे स्टूडेंट हो जो शुरू से शुरू करना चाहता है तो उनके लिए कुछ एडवाइस है मेरे पास। देखो, मैंने ना सेक्शन चार्ट करके एक मेरे पास नोट्स है जो कि हमारे फ्री रिसोर्स सेक्शन को पे मिल जाएगा। फ्री रिसोर्स सेक्शन आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे जाओ, अपने आप को लॉग इन कर लो। वहाँ पे करने के बाद वहाँ पे आपको फ्री रिसोर्स का टाइल दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा सेक्शन चार्ट। मैं एक चीज़ आपको देना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन में जितनी भी क्वेश्चंस बनेंगे इन कंपनी लॉ वो सारा इस सेक्शन चार्ट में से ही बनने वाला है। और ये कंप्लीट सेक्शन चार्ट नहीं है, तो अगर आपको लग रहा होगा कि सर ने सारे सेक्शंस को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, तो ऐसा नहीं है। ये सेक्शन चार्ट जो है बहुत बारीकी से हम लोगों ने लिखा है, ड्राफ्ट किया है, जहाँ पे हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस का लिस्ट बनाया है। अगर वो आप लोग डेली रिवाइज करोगे ना, सेक्शन का नंबर आपके दिमाग में छप जाएगा। बाय जून एग्जामिनेशन तक आपके दिमाग में छप जाएगा एंड आप हर क्वेश्चन में सेक्शन कोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको 1 मार्क करके एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप सेक्शन प्रॉपरली कोड करो कंपनी लॉ में। तो ये ज़रूर देखना है। फ्री सेक्शन चार्ट जो है वो डाउनलोड कर लेना है फ्रॉम आवर एप्लीकेशन एंड फिर आपको दबा के उसको एवरी डे 10 मिनट देना है सिर्फ सुबह उठ के, तो आपका देखोगे नसों में बस जाएगा। और कंपनी लॉ याद रखना कंपनी सेक्रेटरीज का कोर्स सब्जेक्ट होता है, तो कोर्स सब्जेक्ट आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या क्या देखेंगे हम लोग चैप्टर में हम लोग देखेंगे कंपनी लॉ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कहाँ से आया कैसे आया। ज्यूरिस्प्रूडेंस देखेंगे कंपनी लॉ का। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस करके एक टॉपिक है वो देखेंगे। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये बहुत फेमस एग्जामिनेशन में आ जाता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपको ये जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन टॉपिक आपको दिख रहा है ना, ये एग्जामिनेशन में बहुत बहुत फेमस है, वो आ जाता है। एप्लीकेबिलिटीज ऑफ कंपनीज एक्ट, डेफिनेशंस एंड की कंसेप्ट एंड MCA 21। तो स्टार मार्क वाले जो टॉपिक है इसको तो बहुत अच्छे से कर लेना है। अगर इतू सा भी डाउट रहे ना तो वो आपको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना है, मैं पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहले हम लोग थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे, थोड़ा हिस्ट्री जानेंगे कि कंपनी लॉ होता क्या है। अगर हिस्ट्री आपको नहीं पता तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो कंपनीज एक्ट, ये जो तुम पढ़ते हो ना कंपनीज एक्ट 2013, याद रखना कंपनीज एक्ट का ए हमेशा कैपिटल रहेगा। कहीं पर भी आप लिख रहे हो ए हमेशा कैपिटल रहेगा, वरना अगर तुमने ACT एक्ट लिख दिया तो इसका मतलब होता है नाटक। तो ये नहीं लिखना है, ACT कैपिटल, ए कैपिटल रहेगा। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब 2013 तो इसका मतलब तो ये थोड़ी ना कि कंपनीज एक्ट जो है 2013 में बनाया गया है, नहीं। सबसे पहले कंपनीज एक्ट आया था 1866 का, उसके बाद आया 1882, फिर आया आपका 1913, फिर आया 1956। जो मोस्टली आपको जितने भी टीचर्स दिखेंगे ना यूट्यूब के ऊपर आज के दिन जो जिंदा है, सब लोग 1956 वाला ही बैच वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आया फिर 2013,
मेरे को छोड़ के, मैं 2013 वाले बैच वाला स्टूडेंट हूँ। अब देखो ये होता क्या है सर, ये एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन मैं तुमको इस प्रकार से बताऊंगा, सुनो कि ये जो पहले कंपनीज एक्ट 1866 आया, ये तो बहुत बहुत डेकेड्स पहले है, सेंचुरीज पहले है, ठीक है ना। तो क्या वो आज की डेट में रेलेवेंट रहेगा? नहीं। तो जब कभी भी कोई भी एक्ट इररिलेवेंट हो जाता है ना, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, रिपील कर देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग रिपील कर देते हैं। क्या कर देते हैं बताओ? रिपील कर देते हैं। रिपील करने का मतलब क्या होता है? ये देखो रिपील, ये दिख रहा है तुमको? रिपील, रिपील करने का मतलब होता है इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना। तो कंपनीज एक्ट 1866 जब बहुत ज्यादा इररिलेवेंट हो चुका था, इसको जड़ से उखाड़ के हम लोगों ने फेंक दिया। हम लोगों ने फिर लाया 1882 वाला कंपनीज एक्ट। उसके बाद हम लोगों ने, ये भी इररिलेवेंट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने लाया 1913 वाला कंपनीज एक्ट, ये भी इररिलेवेंट हो गया। फिर हम लोगों ने लाया 1956 वाला कंपनीज एक्ट, फिर ये भी इररिलेवेंट हो चुका था। उसके बाद फाइनली आया 2013 वाला कंपनीज एक्ट। अंडरस्टूड? गॉट इट? तो रिपील, रिपील का चक्कर है ये कि जब कभी भी कोई भी एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा, कई मायनों में इररिलेवेंट हो जाए, सिर्फ एक दो प्रोविजंस नहीं, बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट हो जाए, तो उसको हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं उसको। इसलिए हम लोग कहते हैं उसको रिपील। रिपील करना, जड़ से उखाड़ के फेंक देना। और एक होता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि अगर आपके कंपनीज एक्ट में कुछ लॉस, कुछ नियम वगैरह, छोटा छोटा चेंजेस अगर लाना हो, तो हम लोग अमेंड करते हैं, क्योंकि बार बार रिपील करना पॉसिबल नहीं होता है। पूरा कंपनीज एक्ट थोड़ी ना रिलेवेंट हो जाता है। हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद, इस प्रकार से ना अमेंडमेंट, छोटे मोटे अमेंडमेंट यहाँ से वहाँ से हम लोग लाते हैं। तो जो छोटा मोटा चेंजेस होता है वो हम लोग चेंजेस कंपनीज एक्ट में लाते हैं बाय द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट्स। ये अमेंड हो चुका है, अगर आप सुने होंगे इस चीज़ को। अमेंड हो चुका है मतलब पहले पहले वो था, ये अब चेंज हो चुका है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में जितने भी प्रोविजंस है ना, इसलिए ये हो जाता है कि आप कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद भी यू हैव टू बी कंटिन्यूसली स्टडिंग कंपनीज लॉ। क्यों? क्योंकि बार बार चेंज होता रहेगा। एवरी 6 महीने में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, तो आपको पढ़ते रहना है अनलिमिटेड टाइम। प्रोफेशनल कोर्स में यू हैव टू स्टडी टिल यू डाई, ठीक है। आप काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, फिर भी घर में बैठ के पढ़ना होता है कंपनीज लॉ, कंपनी लॉ, क्या चेंजेस आया है, क्या नहीं आया है, रिवाइज करना होता है सब कुछ। दिस इज योर कोर कंसेप्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? टेंशन वाली बात तो नहीं है, इजी, ठीक है। भारी भरकम चेंजेस तो हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, रिपील कर देंगे। छोटा मोटा चेंजेस ये वो फिर हम लोग अमेंड कर देंगे, ठीक है। जैसे कोविड आया, कोविड एक अननेचुरल सर्कमस्टेंस था, ठीक है, एक अननेचुरल एक्सीडेंट था पूरे वर्ल्ड में। अब उस समय पे देखो बिजनेस तो ऑनलाइन जा चुका था ना, तो उसमें कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस की चेंजेस लाने थे, है ना। तो चेंजेस कैसे लाए? क्या हम कंपनी से उखाड़ के फेंक दिए कोविड में? नहीं, हम लोगों ने अमेंड किए, कुछ ना कुछ अमेंड किए, जिससे बिजनेसेस स्मूथली चल पाए, अपने अपने घर में बैठ के भी लोग जो है बिजनेस कर पाए। तो वो लिख के रखना होता है लॉ वगैरह, तो वहाँ पे चेंजेस लाए, ठीक है। आफ्टर कोविड फिर से हम लोग चेंजेस लाए। तो ऐसे सिचुएशंस के हिसाब से जो चेंजेस, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जो छोटे मोटे चेंजेस लाना ज़रूरी है, वो हम लोग लाते हैं बाय द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट्स। और अगर बहुत बड़ा भरकम चेंज करना है तो वो हम लोग कर देते हैं रिपील। क्या ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो अभी के अभी। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनीज एक्ट तो पढ़ रहे हो, लेकिन बताओ कंपनी का डेफिनेशन तुमको पता है क्या? कंपनी का डेफिनेशन तुमको पता है क्या? बताओ। कंपनी का डेफिनेशन पहले मैं यहां से तुमको करवाऊंगा, उसके बाद मीनिंग समझाऊंगा। एज पर द सेक्शन 2 clause 20 of the Companies Act 2013, a company is defined as a company incorporated under this act or under any previous company law, or under any previous company law। क्या बताओ? और under any previous company law और under this act, इसका मतलब क्या होता है? अब देखो एक चीज तुमको समझाता हूं मैं। लेमेंस टर्म में ना, या फिर कोई भी आम इंसान किसी भी कंपनी को, फॉरेन हो जाए या फिर जो कुछ भी, उनको देखकर कहते कि वो कंपनी है, वो कंपनी है, वो कंपनी है। लेकिन हमारे कंपनीज एक्ट में वो डेफिनेशन सबको नहीं दिया गया है,
सिर्फ केवल वही कॉरपोरेट्स जिन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर किया है, या फिर इससे पहले जो कंपनीज एक्ट थे, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956, फिर तुम्हारा कंपनीज एक्ट 1913, उससे पहले जो था 1882, तो उन प्रीवियस कंपनीज एक्ट में भी अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तब जाके हम उसको कहते हैं, उस कॉरपोरेट को कहते हैं कंपनी। उस कॉरपोरेट को हम लोग कंपनी कहते हैं, ठीक है। उस कॉरपोरेट को हम लोग कंपनी कहते हैं। कोई भी कॉरपोरेशन, कोई भी बॉडी कॉरपोरेट मतलब जो अभी तक कंपनी हुआ नहीं है, वो सिर्फ बनाया गया है फॉर वर्किंग, लेकिन वो कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं है। बॉडी कॉरपोरेट इज अ बॉडी, ठीक है, जहां पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एंड मेक अ अरेंजमेंट, जहां पे उनका खुद का एओए होता है, एमओए होता है, ठीक है, मतलब रूल्स रेगुलेशंस चलते हैं, तो वो होता है। अगर तुमको कंपनी खोलना है तो सबसे पहले तुमको एक बॉडी कॉर्पोरेट होना होगा। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन समझेंगे हम लोग धीरे धीरे, आप लोग टेंशन मत लो। ऐसा नहीं समझना है कि सर मेरे दिमाग के ऊपर सब कुछ जा रहा है, नहीं, वो ऐसे अचानक एक दिन में नहीं समझोगे, धीरे धीरे ये समाएगा तुम्हारे बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले ये सोच लो कि कंपनी क्या होता है। किसी ने भी अगर तुमको पूछ ले कि कंपनी क्या है, तो बोल देना कि भाई जितने भी कॉरपोरेट्स कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, या फिर इससे पहले जो कंपनीज लॉ थे उनमें रजिस्टर्ड है, तो आप एक कंपनी हो। समझ में आ रहा है? तो आप एक कंपनी हो, ठीक है। अब देखो यहां पे सिंपल टर्म्स में क्या बताया। इन सिंपल टर्म्स, अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल to engage in business activities with a separate legal identity from its members. Separate legal identity from its members. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। separate legal identity from its members. याद रखना कि कंपनी बनाने में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स तो आएंगे एक साथ, ठीक है। ये होगा राम, ये होगा श्याम, ये होगा भरत, ये होगा लक्ष्मण। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एक साथ आएंगे फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ए कंपनी, एक कंपनी खोलने के लिए। तो इनका खुद का इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होगा कि नहीं, बताओ। राम एक अलग आदमी है, श्याम एक अलग आदमी है, जोदू मोदू ये अलग आदमी है, भरत लखन ये अलग आदमी है। इस प्रकार से अलग अलग लोग हैं, ठीक है। और वो लोग सब लोग मिल के एक हो रहे हैं फॉर फॉर्मिंग ए कंपनी, फॉर्मिंग ए कंपनी। हमेशा याद रखना, ये जो कंपनी है ना, ये भी एक इंसान है, ये भी एक इंसान है, ठीक है, ये भी एक इंसान है, ठीक है। ये इंसान कैसे सर? इसका एक सेपरेट आइडेंटिटी है, इसका एक सेपरेट आइडेंटिटी है, इसका एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, ठीक है, इसका एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, ये इसका नेशनलिटी है, इसका रेसिडेंस है। समझ में आ रहा है? ये एक इंसान है, जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं, जिंदा जागता हुआ इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक इंसान है, हम लोग कहते हैं, ठीक है। इज अ पर्सन, इज अ लीगल पर्सन, ठीक है, लीगल एंटिटी। समझ में आ रहा है? ये बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में भी लागू होता है। अब कंपनी का समझो एक चीज, हमेशा याद रखना कि कंपनी जो है ना, अपने इनकॉर्पोरेटर्स मतलब ये बंदे जिन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। अच्छा, इनकॉर्पोरेट का मतलब समझ लो। सबसे पहले इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है बनाना। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है बनाना। बनाना मतलब वो बनाना वाला बनाना नहीं। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है कि जन्म देना। समझ में आ रहा है? जन्म दिया। किन्होंने जन्म दिया? ये लोग। तो इनको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेटर्स, इनकॉर्पोरेटर्स, ठीक है, इनकॉर्पोरेटर्स। इन्होंने बनाया है इस कंपनी को। कंपनी जैसे रजिस्टर होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, वो कंपनी कहला सकते हैं हम लोग। ये कंपनी कहलाएगा अपने आप को, ठीक है। रजिस्टर कर लिया अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो ये आज से कंपनी, जैसे कंपनी बन गया, ये एक लीगल सेपरेट पर्सन है, ये लीगल पर्सन है, ठीक है, ये लीगल पर्सन है।
अलाइव नहीं है पर्सन, मतलब जिंदा पर्सन नहीं है, लेकिन लीगल पर्सन, इसको हम लोग कहते हैं कंपनी इज लीगल पर्सन। लीगल पर्सन, कंपनी एक लीगल पर्सन है, इस प्रकार से कहते हैं हम लोग। ठीक है, कंपनी एक लीगल पर्सन है लेकिन अलाइव नहीं है, लेकिन लीगल पर्सन है। अगर लीगल पर्सन है तो इसका क्या रहेगा बताओ, क्या रहेगा बताओ ना। हाँ, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है ये, आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या क्या कहलाएगा बताओ ना। इसके पास क्या क्या है, इसके पास खुद का पर्सनैलिटी है, इसके पास खुद का रेसिडेंस है, खुद का नेशनलिटी है। ठीक है, तो ये सब कुछ है लीगल पर्सन के पास। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो धीरे धीरे समझेंगे। ये सब पता है रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है सर, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल है ना, इससे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है सर, मैं तुमको मोटा मोटा ऊपर में बता रहा हूं अभी के लिए। ये कंपनी का इनकॉर्पोरेटर्स और ये अपना कंपनी, इन्होंने मिलके बनाया एक कंपनी, लेकिन ये और कंपनी एक नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच में दरार है, मतलब एक डिवीजन है, एक बाउंड्री है। कंपनी खुद में एक लीगल पर्सन है, ये अलग है इनसे। ये कंपनी में काम जरूर करते हैं लेकिन इनका ठीक है, इनका और कंपनी का अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये कंपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, इसका सेपरेट पर्सनैलिटी है। अगर राम का कोई पर्सनैलिटी है तो वो पर्सनैलिटी कंपनी का नहीं रहेगा। ठीक है, अगर श्याम का कोई पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी कंपनी का नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक सेपरेट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। समझ में आ रहा है। तो कोई भी तीसरे इंसान का जो पर्सनैलिटी होता है वो इसका है। समझ में आ रहा है। इन दोनों के बीच में एक गैप है, एक बाउंड्री है। ठीक है, एक बाउंड्री है। पकड़ लो, कंपनी में कुछ घटना घटा, कंपनी में आग लग गया, कंपनी जल के मर गया। ठीक है, तो कंपनी अगर जल के मर गया, कंपनी में आग लग गया, तो कंपनी में जितने भी लॉस होंगे ना, वो लॉस ये इनकॉर्पोरेटर्स जिन्होंने बनाया कंपनी को वो बेयर नहीं करेंगे, उसका जिम्मेदार ये लोग नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है, उसका जिम्मेदारी ये लोग नहीं लेंगे। समझे? क्यों सर, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये एक अलग इंसान है, ये जल के मर गया तो इनका क्या सर, लेकिन यही तो कंपनी रन कर रहे हैं, यही तो कंपनी चला रहे हैं। ये कंपनी जरूर चला रहे हैं लेकिन बाहर से इनका एक अलग बाउंड्री है, इनका एक अलग बाउंड्री है। ठीक, कंपनी एक अलग एंटिटी है, कंपनी एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी अगर डूब गया कल तो इनके जो इनकॉर्पोरेटर्स हैं वो लॉस बेयर नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। पकड़ लो, तुमने किसी भी कंपनी में पैसा लगाया, तुमने किसी भी कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी डूब गया, तो क्या तुम कंपनी के डायरेक्टर्स, इनकॉर्पोरेटर्स जो है उनको जाके थोड़ी पकड़ोगे कि तुमने कंपनी को डुबा दिया। भाई तुमको भरोसा था डायरेक्टर्स के ऊपर, तुमको भरोसा था इनकॉर्पोरेटर्स के ऊपर। अब इनकॉर्पोरेटर सही से उसको जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पाए काम को, कंपनी में लॉस में, घाटे में चला गया, कंपनी मर गया, डूब गया। ठीक है, तो इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता। इसलिए कहा जाता है कि तुम किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, सोच समझ के, रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। किसी भी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब बहुत तगड़ा होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, बहुत रिलायबल होता है, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टर्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन इस आर्टिफिशियल पर्सन को चला कौन रहा है? नेचुरल पर्सन जो इसके पीछे बैठे हैं, है ना। तो इन्वेस्टर्स जो है ना, इनके भरोसे पैसे देंगे, अपने इनकॉर्पोरेटर्स के भरोसे पैसे देंगे इस कंपनी को चलाने के लिए। लेकिन हमेशा याद रखना, ये दोनों इनकॉर्पोरेटर्स और कंपनी दोनों अलग है, अलग एंटिटी है। कंपनी डूब गया तो इनकॉर्पोरेटर्स उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं उठाएगा। समझ में आ रहा है? इसको कहा जाता है कॉर्पोरेट वेल। ये जो कॉर्पोरेट वेल मतलब, वेल मतलब क्या होता है? वेल मतलब होता है पर्दा। तो इनकॉर्पोरेटर्स एंड ये जो कंपनी है, देखो ना, ये जो इनकॉर्पोरेटर है और ये जो कंपनी है, इन दोनों के बीच में एक पर्दा है, और ये पर्दा कंपनी लॉ ने बनाया है। कंपनी लॉ ने बनाया कि ये एक पर्दा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पर एक शातिर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा कि सर एक चीज बताओ, अगर क्या पता सर ये जो डायरेक्टर्स है इन्होंने फ्रॉड किया है पब्लिक को धोखा देने के लिए,
कि पब्लिक ने तो पैसा लगाया इनके भरोसे, लेकिन इन्होंने फ्रॉड किया है, इन्होंने कुछ गलत काम कर दिया। अगर इन्होंने गलत काम नहीं किया तो ये पर्दा तो रहेगा हमेशा। ये जो इनकॉर्पोरेटर्स है इनका कोई गलती नहीं कंपनी अगर डूब गया, क्योंकि इन्होंने तो गुड मोटिव में कंपनी को चलाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन चला नहीं तो कंपनी डूब गया, है ना। तो इनका कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन पकड़ लो इन्होंने जानबूझ के कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण कंपनी डूब गया। वो लोग चीट करना चाहते थे अपने शेयर होल्डर्स को। बाहर से ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, इनको चीट करने के लिए डायरेक्टर्स ने कुछ ऐसा कर दिया, इनकॉर्पोरेटर्स ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण कंपनी डूब गया। और इनको तो पता है कि कॉर्पोरेट वेल है, मेरे को कुछ नहीं होगा, कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ, कॉर्पोरेट वेल है बीच में क्या है, कॉर्पोरेट वेल है। तो कंपनी डूब गया तो हमारे ऊपर थोड़ी ना इल्जाम आएगा। तो यहां पे एक कंसेप्ट आता है लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल में आता है लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगा ना, जब पुलिस लोग, ऑफिशियल्स लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, आरओसी इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जब इन्वेस्टिगेट करेगा ना कि देखते हैं ये कंपनी डूबा क्यों, तब उनको अगर लगा कि यार ये तो डायरेक्टर का फॉल्ट है, इन डायरेक्टर्स ने, इन इनकॉर्पोरेटर्स ने जो है इन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा, अगर ये लग रहा है तो डायरेक्टर जाएगा पुलिस डायरेक्टर के पास और डायरेक्टर बोलेगा, इनकॉर्पोरेटर बोलेगा, सर आपने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा है क्या? कंपनी लॉ में लिखा है कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी और हम एक नहीं है। कंपनी डूब गया, इसमें मेरा क्या, मैं क्या कर सकता हूँ? कंपनी डूब गया, आइडिया अच्छा नहीं था, डूब गया कंपनी। पुलिस ऑफिसर बोलेंगे, अच्छा तू अपना इल्जाम, तू अपना जुर्म जो है, तू अपना जो क्राइम तूने जो किया है उसको छुपा रहा है बिहाइंड द वेल। इस वेल के पीछे, पर्दे के पीछे तू छुप रहा है, क्योंकि तुम दोनों के बीच में तो गैप है, तुम दोनों के बीच में तो ये पर्दा है ना। अब पर्दा है इसलिए तुम छुप रहे हो। तो तब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, आरओसी क्या करेगा, इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देगा, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल, इस पर्दे को उठा देगा। अच्छा, ये जो पर्दा 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 मैं कह रहा हूं ना, ये कोई नेचुरल पर्दा, हकीकत में पर्दा नहीं होता, ये कंसेप्ट है, ठीक है। ये बोला जाता है पर्दा, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट मुकेश अंबानी जो है पर्दे के पीछे रहते, ऐसे नहीं होता, ठीक है। मतलब कंसेप्चुअली एक पर्दा है, ठीक है। इमेजिन करो एक पर्दा है, वो वाला इमेजिनेशन वाला पर्दा, ठीक। इमेजिन करो कि असल में ये पर्दा है, हाँ है पर्दा, तो ये इमेजिन करो पर्दा। हम जो ये वेल का टर्म यूज कर रहे हैं ना, ये टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कंपनी और उसके जो इनकॉर्पोरेटर्स हैं, उनके जो डायरेक्टर्स वगैरह होगा, उनको अलग कर पाए, उनके बीच में डिफरेंस रख पाए। क्योंकि देखो मैं एक चीज समझाता हूं, अगर कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, तो डायरेक्टर्स तो बोलेगा कि अगर दोनों के बीच में कोई सेपरेट चीज नहीं है ना, अगर तुम उसको बोलोगे सर ये पर्दा है क्यों, पर्दा नहीं रखने से तो अच्छा था, इन दोनों के बीच में पर्दा क्यों है? कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है तो पैसा सब डायरेक्टर लेकर चला जाएगा, बोलेगा तो मेरा ही पैसा है, दोनों के बीच में तो कोई गैप है ही नहीं, ठीक है। एक बहुत कॉमन रीज़न है ये। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं कि कोई भी बंदा, देखो पब्लिक से पैसा उठाएगा ना, पब्लिक से पैसा उठाएगा, पब्लिक से पैसा क्यों, कैसे उठाएगा बताओ? ये पब्लिक, ठीक है, ये पैसा इनको क्यों देंगे? इन्होंने कोई आइडिया होगा, इनके पास कोई आइडिया होगा, कोई बिजनेस आइडिया होगा, ठीक है, कोई बिजनेस आइडिया होगा, वो आइडिया तुम लोगों को शेयर किया, इन लोगों ने, डायरेक्टर लोगों ने, इनकॉर्पोरेटर लोगों ने तुमको शेयर किया, ठीक है, तुमको शेयर किया, इन्होंने बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम लोग पैसा लगाओ। तो तुमने बताओ, तुम तो इस आइडिया के ऊपर विश्वास करके पैसा लगा रहे हो ना, तो रिस्क तो तुम्हारे ऊपर भी है ना। तो सिर्फ रिस्क ये सारे क्यों उठाएंगे, ये डायरेक्टर्स क्यों रिस्क उठाएंगे? तुम भी रिस्क उठाओगे क्योंकि तुमने भरोसा किया इस आइडिया के ऊपर, इसलिए तुमने पैसा दिया। आइडिया अगर मार्केट में चला नहीं तो फिर तो, अगर ये पर्दा नहीं है तो ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया, ये तो डायरेक्टर को कच्चा खा जाएंगे, इन लोगों को कच्चा खा जाएगा, है ना। तो इसलिए तुम अगर पैसा लगा रहे हो, डायरेक्टर्स को पैसा दे रहे हो इस कंपनी में लगाने के लिए, क्योंकि तुम इस आइडिया के ऊपर भरोसा कर रहे हो, ठीक है।
तो अगर कंपनी डूबा तो सिर्फ डायरेक्टर का गलती नहीं होगा, तुम्हारा भी गलती होगा, क्योंकि तुमने इस आइडिया के ऊपर विश्वास किया। ठीक है, इसलिए ये गैप बहुत ज़रूरी है। ये जो वेल है ना, ये ज़रूरी है। और जब कभी भी लगे कि ये वेल हटाना चाहिए क्योंकि डायरेक्टर ने जानबूझ के कुछ ऐसा किया, तुम्हारा पब्लिक का पैसा जो है वो वेस्ट करने की कोशिश की, जब लगेगा ये चीज़, तो ये वेल जो है ये हटा दिया जाएगा। तब कंसेप्ट आएगा लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल, क्या ये समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? ऐसा लग रहा है कि दिमाग में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है? मतलब ऐसा कोई फील हो रहा है क्या कि बहुत बहुत ज़्यादा सर कंसेप्ट पे बहुत भारी हो रहा है सर? तो अगर भारी हो रहा है ना, तो एकदम रिलैक्स करो, टेंशन मत लो, एक बार रिवाइज कर लो स्टार्टिंग से। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं अभी भी उसी टॉपिक पे है, कंपनी के टॉपिक में। वेल वाला तो मैंने यहीं पे कंप्लीट कर दिया वैसे। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्या है? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, इसका खुद का एक पर्सनैलिटी है। इसका केस लो है सलमान वर्सेस सलमान। ये एक्सप्लेन करूंगा जब, अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास है, जब चैप्टर में आएगा ये वाला एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सलमान वर्सेस सलमान, ये होता है केस लॉ। ये केस लॉ है। केस लॉ का मतलब क्या होता है सर? केस लॉ का मतलब होता है जब जजेस ना, कोई भी किसी भी कोर्ट में जज जो है, ग्राउंड ब्रेकिंग नया कोई कंसेप्ट आया, नया कोई टॉपिक आया, फर्स्ट टाइम टॉपिक, ठीक है, उस फर्स्ट टाइम टॉपिक में क्या जजमेंट आता है, ठीक है, उस जजमेंट को हम लोग रिकॉर्ड करके रख देते हैं, सलमान वर्सेस सलमान, क्योंकि उससे सिमिलर कोई भी केस आया ना, तो हम लोग इसी जजमेंट को चिपका देंगे। सिमिलर केस आया तो हम लोग टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, एकदम सेम केस है तो हम लोग इसी जजमेंट को लगा देंगे, सलमान वर्सेस सलमान, तो ये केस लॉ बन जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट एवर टॉपिक्स में ये ऐसे केस लॉ निकलता है। मतलब फर्स्ट एवर ऐसा हुआ कि सलमान वर्सेस सलमान में पहली बार किसी ने सलमान वर्सेस सलमान में कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को लेकर झगड़ा हुआ है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को लेकर डिस्प्यूट है। तो जो जजमेंट सुनाया जाएगा उस जजमेंट का नाम आ जाएगा सलमान वर्सेस सलमान में कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी सुनाया गया। तो ऐसे सिमिलर केसेस अगर आएंगे कोर्ट में तो वो क्या हो जाएगा बताओ, इसी सलमान वर्सेस सलमान के जो केस है इसको कोर्ट करके सेम जजमेंट सुना के छोड़ देंगे। क्या ये सेम जजमेंट सुनाना नेसेसरी है? नहीं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो हाई कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे वो लोग। तो ये वही, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलमान वर्सेस सलमान का डिसीजन दिया, फॉर एग्जांपल, ये तो फॉरेन वाला है, ये इंडियन केस लॉ नहीं है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ तुमको। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई केस लॉ बना दिया कि ये केस लॉ होगा, अब से अगर कोई आए, कोई सिमिलर केस आए तो यही जजमेंट, तो जितने भी हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, सबको यही जो है तुम्हारा केस लॉ उठा के सिमिलर जजमेंट में, सिमिलर केसेस में चिपका के भेज देना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब पकड़ लो, अगर हाई कोर्ट ने ऐसा केस लॉ निकाला, मतलब हाई कोर्ट ने पहली बार हाई कोर्ट में ऐसा आया, ठीक है, पहली बार हाई कोर्ट में ऐसा आया केस, और ये रिकॉर्ड जो है हाई कोर्ट में, ये जजमेंट हाई कोर्ट में आया था सलमान वर्सेस सलमान, तो इसके ऊपर जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, इसको नेसेसरी नहीं है ये जो है सुप्रीम कोर्ट ये इस जजमेंट को मानेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज सुपीरियर देन हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इसको स्क्वॉश करके, मतलब इसको कट करके, इसको डिलीट करके कोई नया जजमेंट भी सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये होता है। इतना थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, वरना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तुम्हारे दिल में दिमाग में जो है क्लॉट बन जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, केस लॉ समझ में आ चुके। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का केस लॉ आया है, सलमान वर्सेस सलमान का केस लॉ पढ़ेंगे। कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, देखो कैरेक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग कंपनी का, कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये कहाँ पे आया डिसीजन? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स। उसके बाद था कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, कंपनी सिटीजन नहीं है। सर आपने तो अभी बताया था कंपनी रेसिडेंट है, उसका नेशनलिटी है। नेशनलिटी और रेसिडेंस हो सकता है कंपनी का, नेशनलिटी इंडियन है या यूएस वाला है, नेशनलिटी तो हो सकता है कंपनी का, रेसिडेंस भी हो सकता है। कहाँ पे रहता है? कलकत्ता में है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, बॉम्बे में है, कहाँ पे है? तो ये रेसिडेंस एंड नेशनलिटी रहेगा, लेकिन सिटीजन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका तो वोट करने का पावर ही नहीं है, और इंडियन सिटीजन को तो वोट करने का पावर है ना, तो सिटीजन नहीं रह सकता। आरसी कॉपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
याद रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, कंपनी हैज नेशनलिटी एंड रेसिडेंस, तुलिका वर्सेस पैरी एंड कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी, बकली जे इन रे लंदन एंड ग्लोब फाइनेंस कॉर्पोरेशन। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है सर, समझाओ। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब अकाउंट्स वाले बच्चे को तो पता ही होगा, है ना, साइंस वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे सुन लो अच्छे से। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है तुम जितना पैसा लगाते हो ना कंपनी में, तुमने अगर कहा कि मैं 100 रुपये लगाऊंगा, तो तुम्हारा लाइबिलिटी कंपनी में 100 ही रुपये का है। तुम्हारा लाइबिलिटी यही है, तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम 100 रुपये कंपनी को दोगे, इससे ज़्यादा नहीं। जितना तुमने प्रॉमिस किया है उतना ही तुम्हारा लाइबिलिटी है, इससे ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है ये? इसका इसलिए हम लोग कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। तुमने प्रॉमिस कितना किया है, 100 रुपये का। तुमने क्या बोला कंपनी को कि मैं 100 रुपये का शेयर खरीदूंगा, तो तुम्हारा 100 रुपये का लाइबिलिटी, इससे ज़्यादा नहीं है। ये इसको कहा जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कब? अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जब तुम पूरा लाइबिलिटी उठाते हो कंपनी का, कंपनी में जितना पैसे का दरकार है तुम दोगे, अनलिमिटेड। ठीक है। अच्छा, कंपनी जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होता है हमेशा, याद रखना। कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऐसा नहीं होता, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। 99% ऑफ द केसेस में लिमिटेड कंपनीज ही तुम सुनोगे। एक कंसेप्ट होता है अनलिमिटेड कंपनी, वो अलग है, वो जब आएगा तब मैं सिखाऊंगा तुमको। लेकिन 99% ऑफ द केसेस एवरी कंपनी इज अ लिमिटेड कंपनी। इस बात का याद रखना, लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, तो ये याद रखना। क्या समझ में आ रहा है? अनलिमिटेड कंपनी का कंसेप्ट अलग है, वो अलग चीज़ है, वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, जब आएगा तब। लेकिन लिमिटेड। अब किसी भी इंसान ने तुमसे पूछ ले बताओ कंपनी होता क्या है, तुम बता दोगे, सबसे पहला सेंटेंस जो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए वो होगा कि सर कंपनी जो है वो एक क्या है बताओ ना, लीगल पर्सन है। हाँ, लेकिन सबसे पहले कंपनी हम लोग किस एंटिटी को कंपनी कहेंगे? एनी एंटिटी which has registered under the Companies Act 2013, incorporated under the Companies Act 2013, or any other previous company law, or any other previous company law, or any other previous company law। क्या ये याद रख पाओगे? पहला सेंटेंस हो गया। फिर बताओगे सर कंपनी तो एक इंसान है, आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, ये याद रख पाओगे। फिर बताओगे कंपनी तो भैया आर्टिफिशियल पर्सन तो है ही, कंपनी सर सिटीजन नहीं है, लेकिन कंपनी का नेशनलिटी और रेसिडेंस जरूर है। कंपनी का नेशनलिटी और रेसिडेंस जरूर है। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी है कंपनी। क्या ये याद रख पाओगे? हाँ सर। फिर परपेचुअल सक्सेशन है सर। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी के किसी भी डायरेक्टर के मर जाने से कंपनी बंद नहीं हो जाता। क्यों सर, क्यों बंद नहीं हो जाता? क्योंकि कंपनी का डायरेक्टर और कंपनी एक थोड़ी ना है। मैंने तो बता दिया, यहाँ पे एक वेल है। किसी दिन डायरेक्टर मर गया तो कंपनी बंद हो जाएगा? टाटा साहब नहीं रहे, अब गुजर चुके, रतन टाटा, तो कंपनी नहीं है क्या? कंपनी बंद हो चुका है क्या? बताओ ना। कंपनी बंद नहीं होता, इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। ठीक है, कंपनी कभी बंद नहीं होता। किसी इंसान के मरने के बाद कोई दूसरा इंसान उसको रिप्लेस कर देता है एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या समझ में आ रहा है? हाँ। सेपरेट प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी आपका खुद का प्रॉपर्टी खरीद सकता है। कंपनी ने अगर प्रॉपर्टी खरीदा, 3 प्रॉपर्टी खरीदा कंपनी ने, ये प्रॉपर्टी जो है डायरेक्टर्स का नहीं है। कंपनी जो चला रहे हैं ना, इस कंपनी को चला कौन रहा है? ये लोग चला रहे हैं। इनका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है वो, ये कंपनी का प्रॉपर्टी। कंपनी दीवाना हो गया, कंपनी जो है बंद हो रहा है, तो कंपनी अपने खुद के प्रॉपर्टी को बेच के जो पैसा निकलेगा वो पैसा अपने शेयर होल्डर्स को देगा, क्योंकि कंपनी तो बंद हो रहा है ना। क्या समझ में आ रहा है? तो इसका सेपरेट प्रॉपर्टी है। कंपनी का प्रॉपर्टी अपने डायरेक्टर्स का प्रॉपर्टी नहीं है, इस बात का याद रखना। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, क्या कंपनी का शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ, अगर मेरे पास कुछ शेयर्स है, मैं अपने मम्मी को शेयर्स दे सकता हूँ। ये वही शेयर्स मम्मी उनके हस्बैंड को दे सकते हैं, मेरे पिताजी को। वही शेयर्स पिताजी मेरे छोटे भाई को दे सकते हैं। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये ट्रांसफर हो सकता है, और जिसके पास शेयर है वो मालिक कंपनी का, इस बात का याद रखना। अगर तुम्हारे पास 100 रुपये का शेयर है तो तुम 100 रुपये का मालिक। पकड़ लो, तुम्हारे पास रिलायंस का शेयर है
पकड़ लो 1 लाख रुपए का शेयर है तुम्हारे पास रिलायंस का, तो तुम मालिक हो क्या कंपनी का? हाँ तुम ही तो मालिक हो, लेकिन 1 लाख रुपए तक का, 1 लाख रुपए तक का मालिक हूं मैं रिलायंस में भाई। कंपनी का मालिक शेयर होल्डर होता है, इस बात का ध्यान रखना, डायरेक्टर्स नहीं होता है। कंपनी का मालिक होता है शेयर होल्डर, जिन्होंने पैसा लगाया कंपनी में, वो है मालिक। तुमने 1 रुपया लगाया, तुम 1 रुपये का मालिक। तो सर लेकिन मेरे को वैल्यू कोई नहीं देता, मैंने तो 50 रुपये लगाया सर, मेरे को कोई वैल्यू नहीं देता। तुम्हारा वैल्यू डिपेंड करता है तुमने कितना अमाउंट लगवाया कंपनी में। तुमने 500 करोड़ लगाया कंपनी में, किसी भी कंपनी में 500 करोड़ लगाया, तुम्हारा वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि तुमने लाइबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा लेकर रखा है। तुमने लाइबिलिटी 50 रुपये का लेकर रखा है, तो कैसे कोई तुमको वैल्यू करेगा? तुम छोटे शेयर होल्डर, माइन्यूट शेयर होल्डर्स, बड़े शेयर होल्डर्स तो ये है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उनका बात का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा रहेगा तुमसे लेकिन तुम भी मालिक, ये भी मालिक। ये 500 करोड़ का मालिक कंपनी में, तुम 50 रुपये का मालिक कंपनी में। समझ में आ रहा है? तुम भी मालिक, तुम्हारा भी मालिक का स्टेटस है, कोई टेंशन मत लो, तुमको भी वोटिंग करने का हक है। क्या समझ में आ रहा है? ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स। उसके बाद है कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम एक लीगल पर्सन हो, तुम अगर आर्टिफिशियल पर्सन हो, पर्सन तो हो ना, तो क्या मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूँ? हाँ। तुमने अगर कुछ गड़बड़ किया, क्या मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूँ? हाँ। एक कंपनी सुनना, तूने मेरे साथ गड़बड़ किया है कुछ ना कुछ, क्या मैं केस कर सकता हूँ तेरे ऊपर? यस, तुम कर सकते हो। क्या कंपनी मेरे ऊपर केस कर सकता है? ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी पर्सन है तो कंपनी भी मेरे ऊपर केस कर सकता है। तो तुम भी कंपनी को सू कर सकते हो। ठीक है, कंपनी तुमको सू कर सकता है और खुद भी सू हो सकता है। कंपनी खुद सू हो सकता है और सू कभी कर भी सकता है। कैपेसिटी टू सू, वो सू कर देगा तुमको, तुमने अगर कुछ उल्टा सीधा किया तो। क्या वो सू हो सकता है? क्या वो सू हो सकता है? सू का मतलब होता है क्या उसके ऊपर हम लोग केस कर सकते हैं? हाँ, वो सू हो सकता है। ठीक है, कंपनी टू सू एंड टू बी सूड। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, कंपनी के पास राइट है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कंपनी का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, क्योंकि वो पर्सन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट पर्सन को ही करना है, याद रखना, जानवर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे पर्सन का ये जो हम लोग कहते हैं ना, लीगल पर्सन, इसके पीछे बहुत रीजंस है, बहुत कारण है। अगर पर्सन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन तो पर्सन होना है, तो पर्सन के साथ ही तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो कंपनी चलेगा कैसे, काम क्या करेगा? तो इसलिए पर्सन जो है कंपनी, उसको हम लोग पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन के हिसाब से लेते हैं एंड वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लिमिटेशन ऑफ एक्शंस, कंपनी के लिमिटेड एक्शन रहते हैं। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा है, इनमें क्या लिखा होता है सर? इनमें लिखा होता है कि कंपनी कैसे रन होगा। इसके बारे में सीखेंगे हम लोग आगे जाके। तो उसके हिसाब से ही कंपनी के एओए के हिसाब से, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से, एमओए के हिसाब से ही कंपनी रन करेगा। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ एक्शन। सेपरेट मैनेजमेंट, कंपनी का अलग मैनेजमेंट होता है, जैसे ये मैनेज करते हैं डायरेक्टर्स। वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, क्या कंपनी जो है, एक कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी वॉलंटरीली एसोसिएट हो सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉफिट मोटिव। वो लोग मिलके कोई बिजनेस, कोई कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, क्या कंपनी बंद हो सकता है? हाँ, कंपनी बंद भी हो सकता है। तो ये सारा रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। क्या ये समझ में आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे। छोटा छोटा रखेंगे क्लास, सो दैट आपके दिमाग में सब कुछ समझ में आ जाए। जितना मैंने करवाया है वो अच्छे से करो। करने के बाद तुम उसको लिखो, लिखने के बाद फिर उसको रिवाइज करो। और सेक्शन चार्ट ज़रूर डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन से। मैंने लिंक वगैरह सब कुछ कमेंट सेक्शन में और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, ये नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास कल आएगा और हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। एक एक चीज़ सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। इस प्रकार से सीखेंगे कि ज़िंदगी में कभी और पढ़ने का या फिर किसी और वीडियो देखने का तुमको दरकार ना पड़े। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।